तो हेलो बच्चों, नाउ आई एम हियर वंस अगेन for you and as you know that I am going to start today a new chapter for all those students who are studying presently in standard 9. So this chapter is very important for all of you, and as you know that how can we understand this chapter properly. प्यारे बच्चों, ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। फिजिक्स में वर्क और वर्क डन क्या क्या मीनिंग होता है ये हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये है आज का टॉपिक, वर्क एंड इट्स यूनिट। वर्क और वर्क डन एंड इट्स यूनिट। So let us start first of all with definition. What is the definition of work? What is the definition of work in physics? In physics, work is said to be done if a body gets displaced by the application of a force on that body. So my dear students, actually what happens, until a body get displaced after the application of a force, then by that time the work is not said to be done. कहने का मतलब है कि वर्क या वर्क डन तभी माना जाएगा बच्चों जब वो बॉडी डिस्प्लेस हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट and you are applying a force on this surface. You are applying a force on this one of the surfaces of this body. Here it's a block, solid regular block. So if you are applying a force and if this body moves, if this body gets displaced, then only work is said to be done. Otherwise work इज नॉट डन। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो वर्क तभी होंगे, वर्क तभी माने जाएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स जब ये बॉडी डिस्प्लेस होंगे। ठीक है। तो ये तो हुआ वर्क और वर्क डन की बातें। इसके बाद एक बात और हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए और इसमें क्या इन्वॉल्व्ड एक्सप्रेशंस हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर लुकिंग दैट नाउ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एफ, दिस बॉडी, द सेम बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डी। ये डी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन दिस केस वर्क और work done will be always equal to force into displacement, है ना।
सो एक्चुअली फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है फोर्स का वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को आप डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क डन आपके द्वारा निकल जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द वर्क इज ऑलवेज डन बाय द presence of with the presence of force, clear. So force is one of the agents that will do work. हम लोग हमेशा फोर्स के टर्म में बात करते हैं, वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप किसी दीवार को पुश करते हो तो वर्क डन विल बी 0, क्योंकि वो दीवार वहाँ से हिल डुल नहीं रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वो दीवार वहाँ से हिल डुल नहीं रहा है। वो जो मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, मान लो कि 500 किलोग्राम का एक पत्थर का टुकड़ा है आपके पास, आप उस पर लगा रहे हो फोर्स, वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया वर्क और वर्क डन, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द थिंग हियर, वर्क। अब है क्या, अगर हम लोग वर्क को W से और फोर्स को F से इंडिकेट कर दें तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। वर्क और वर्क डन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अच्छी बात है, तो ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, क्लियर। So what happens, suppose as we all know that the SI unit of force is Newton, SI unit of displacement is meter, and this is commonly known as joule, clear. Therefore joule is equal to Newton meter. अब अगर आपको 1 जूल डिफाइन करना है तो आप सभी जगह 1 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। मीन्स टू से दैट 1 जूल वर्क डन विल टेक प्लेस ओनली इन द केस इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड एट a distance of 1 meter. So this is the meaning of 1 joule work or work done. Do you know one thing? Surely I will tell to you. Further I will tell to you, work or work done is defined as the dot product of force and displacement that I will see in the part 2. This is actually part 1. This is actually part 1 of this chapter. तो वो क्या चीज़ें हैं उसमें मैं आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन भी बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे हम लोग पूरी जो मैकेनिज्म हिडन है इस चैप्टर में वो सब समझ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सभी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा, ये है हमारा मेन मुद्दा, ठीक है। अच्छी बात है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस हियर दैट as I told to you that now I am going to discuss about the work done against gravity, work done against gravity. So all of you see carefully, work done against gravity, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों इसको समझें। मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज you have an object and now you are lifting this object by height of h. You are now lifting this object by height of h, ठीक है प्यारे बच्चों, समझिए इस बातों को।
इस बॉडी को जिसका मास m हमने माना h हाइट तक उठा करके हाँ हमने ले आया। अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि इस बॉडी का वेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जो है इस बॉडी का वेट क्या होता है, इस बॉडी का वेट होता है बच्चों mg। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप इसको उठा के यहाँ ले आए तो अभी भी जो है mg नीचे की ओर ही लग रहा है बच्चों, अभी भी mg नीचे की हुई। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता रहता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छी बात है। तो आप पहले ये देखो कि हम जानना चाहते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं बोल रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे वेक्टर्स का, और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे वेक्टर्स का, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। ये जो फोर्स है एक्चुअली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, जितना उस बॉडी का वेट है। आप इस बात को जानते होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफर्म हो लें। तो फोर्स जो है बच्चों वो mg होता है, जो कि अभी इस बॉडी का वेट है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लेकर के आए हैं, h हाइट तक आए हैं। तो ये रहा h और कुल मिला करके हमको मिला mgh। तो वर्क और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mgh, ठीक है बच्चों। और एक्चुअली ये जो वर्क या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। वो हम एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है वर्क सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। और अगर आपको बाकी वीडियोस देखना है 9th क्लास का, ठीक है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर लेंगे जा कर के, ठीक है ना। तो ये है हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई बॉडी ऐसे सीधा नहीं चल करके थोड़ा सा मान लो कुछ अलग ढंग से चलता है। मान लो कि एक बॉडी पहले ऐसे लाए, फिर उसको ऐसे उठा के ले गए, फिर ऐसे लाए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे लाए, फिर ऐसे ले गए। मतलब यहाँ से बॉडी लेकर के चले। इनिशियल पोजीशन मान लो ए है हमारे पास, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन है ये हमारा बी, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या बच्चों, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। तो ये रहा हमारा यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और वो हो गया फाइनल पोजीशन। तो इसको ज़रा सा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। पूरा लिख देता हूँ। ये है हमारा इनिशियल पोजीशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझो, सभी बच्चे इसको समझेंगे ध्यान से। और बी है फाइनल पोजीशन, बॉडी को लेकर के हम वहाँ से वहाँ तक गए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी पहले ऐसे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऐसे आता है। तुम देख रहे हो कि पाथ इसका लगातार बदल रहा है प्यारे बच्चों। तो एक्चुअली होता क्या है कि वर्क और वर्क डन जो होता है ना, पहले आप एक बात जान लो, फोर्स, जिस फोर्स के वजह से हम लोग कोई वर्क करते हैं वो फोर्स दो ढंग के हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। वैसा फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, वो आड़े तिरछे कैसे भी चला जा रहा है, ठीक है, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि भले ही इसका पाथ का कुछ नेचर, भले जो कुछ भी है अलग अलग है, ये स्टेयर्स मैंने यहाँ पर बना दिया है, सीढ़ी नुमा एक पाथ बना दिया है, लेकिन देखा जाए तो ये बॉडी यहाँ से चल करके फाइनली यहाँ तक ही ये बॉडी आती है। और अगर हम इसका हाइट को h मान लें, यहाँ पर अगर इसके हाइट को यहाँ से देखो चल करके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर h मान लिया, तो
तो ये सब कुछ क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है ना, हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है हमारे पास दिख रहा है, हॉरिजेंटल पाथ जो दिख रहा है, उससे ये स्वतंत्र होगा, उससे ये इंडिपेंडेंट होगा। आप सीधा यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये h हाइट पर आया है तो ऐसे केस में भी आप सीधा उसका mgh निकाल दो। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है यहाँ पर 5 किलोग्राम का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों समझें इस बात को, ठीक है। तो मान लो 5 किलोग्राम का कोई बॉडी है, इसको हम पहले इधर ले गए, ठीक है, मान लो 1 मीटर इधर लेकर के गए, ठीक है, फिर 2 मीटर हम इधर लेकर के गए, फिर आगे 1 मीटर इधर लेके गए, फिर 2 मीटर इधर लेकर के गए, फिर 1 मीटर इधर लेके गए और फिर 2 मीटर यहाँ लेकर के गए। तो ये जो हॉरिजेंटल 1 मीटर चल रहा है ना, इसको आप भूल जाइए, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। क्योंकि फोर्स जो होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। वो पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और जो पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हम लोग सेकेंड पार्ट में उसकी चर्चा जरूर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब समझिए, तो ओवरऑल कितना हाइट पर चला आया, 2 to 4 एंड 2 हियर 6 मीटर के हाइट पर ये चला आया। तो अब आप यहाँ पर निकाल दो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, या वर्क डन निकाल दो आप यहाँ पर वर्क और वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वर्क और वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। वही वर्क और वर्क डन उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। तो मास हमने 5 किलोग्राम लिया था और स्मॉल जी का वैल्यू 10 होता है और ये 6 हो गया, 6 हो गया टोटल ऐड करने पर। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए प्यारे बच्चों, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 5 जा 50 एंड 56 जा कितना हो जाएगा बच्चों, देख लो 300 जूल, है ना। तो ये हो गया 300 जूल, है ना। अच्छा, तो वेरी गुड, 300 जूल हो गया कुल मिला करके यहाँ। ये पार्ट 1 है वर्क एंड एनर्जी का 9th क्लास के लिए। सो ऑल ऑफ यू, एज यू नो, माय चैनल्स नेम इज वीरेंद्र प्रसाद। यू look for or search in Google or even in YouTube, even you can search, you search in YouTube and even you can search it in Google also, and finally you will find out my all videos. The name of the channel is Virendra Prasad. With the best wishes, I am leaving this topic here, that you must become a ranker in the forthcoming examination. Thank you all of you.